Hello everyone, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be on PIB analysis. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes and much more. You can also subscribe to our Telegram channel which is Simplifying UPSC with Ease to get the PDFs, class notes and other information. Arpita ma'am takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. Let's start our analysis. First news is KYC starts reviving Asian glory of Pokhran potteries. Students, पोखरान का नाम हमने बहुत बार सुना होता है. पोखरान इज द प्लेस इन राजस्थान इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट. ठीक है, तो उस जगह में क्या है, पॉटरी की भी बहुत पुरानी ट्रेडिशन है. तो उस ट्रेडिशन को रीस्टोर करने के लिए जो वहाँ के पॉटर्स हैं उनको दोबारा उनका काम अच्छे तरीके से चलाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया है, जो KYC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि पोखरान के जो पॉटर्स हैं उनको 80 इलेक्ट्रिकल पॉटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 80 फैमिलीज को. जो पोखरान है वहां का टेराकोटा प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, उनकी बहुत पुरानी ट्रेडिशन है टेराकोटा प्रोडक्ट्स के साथ. ठीक है, तो जो KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उसने इलेक्ट्रिक व्हील्स के साथ साथ ब्लंजर मशीन्स भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं. ब्लंजर मशीन्स का क्या काम होता है, इससे क्ले मिक्स हो जाती है बहुत कम टाइम में. जो 800 kg क्ले की अगर हम बात करें, अगर वो 5 डेज लेती है तो ये वाली मशीन उसको 8 घंटे से ही कर देती है. तो KYC के इस मूव के अकॉर्डिंग क्या है, 350 पॉटर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. ठीक है, ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स कि 300 के अराउंड पॉटर्स की फैमिलीज हैं इसमें पोखरान में. तो मार्केट सपोर्ट ना होने की वजह से और ये पेंडेमिक की वजह से क्या था, वो लोग बाकी और एरियाज में वर्क ढूंढने लग गए थे और उन्होंने अपने पॉटरी का काम बंद करने के बारे में सोच रहे थे. ठीक है, तो एक हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया स्कीम लॉन्च गई है कुम्हार सशक्तिकरण योजना. ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने जो पोखरान एरिया के जो पॉटर्स हैं उनको ये सप्लाईज प्रोवाइड की हैं. एक तो इलेक्ट्रिकल व्हील्स वगैरह मशीनरी प्रोवाइड की है, साथ के साथ उनकी मार्केट लिंकेजेस भी कर रहे हैं. ठीक है, तो जो वो पॉटर्स ने अपना सामान बनाया था उसका बाद में एग्जीबिशन भी लगाया गया. और इसके साथ ही क्या है कि जो KVIC चेयरमैन है उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की है कि जो बारमर और जैसलमेर रेलवे स्टेशन है वहां पर ये पोखरान के पॉटर्स के द्वारा बनाई गई चीजें बेची जाएं. स्टूडेंट्स, जो ये कुम्हार सशक्तिकरण योजना है ये इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ये चल रही है अभी, जैसे राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, JNK, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा. ठीक है, राजस्थान में तो ऐसा है कि 12 से अधिक डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जयपुर, कोटा, श्री गंगानगर वगैरह आते हैं, जिनमें कुम्हार सशक्तिकरण योजना से बहुत लाभ हुआ है वहां पे के पॉटर्स को. तो अब देखते हैं कि KVIC जिसकी हम बात करें वो है क्या. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत बनाया गया था. ठीक है, ये क्या है, KVIC है एक स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट के किसी एक्ट के अंदर बनती है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिस बॉडी के बारे में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन दी गई हो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, लेकिन अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए, किसी संस्था के लिए बाद में कानून बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. तो KVIC का काम क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आती है. इसका काम है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को, ठीक है, रूरल एरियाज में, और बाकी एजेंसीज के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बनाना. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए, उनके प्रमोशन के लिए हेल्प करती है. जो कुम्हार सशक्तिकरण योजना है इसके क्या बेनिफिट्स हैं,
इसमें जो पॉटर्स हैं उनको एडवांस्ड पॉटरी प्रोडक्ट्स के लिए या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चाक। फिर उनकी मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड की जाती है ताकि जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो बाद में बेचे भी जा सकें, या फिर जो रेलवेज हैं या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ सेटिंग की जाती है कि जो ये मिट्टी के बर्तन होंगे ये रेलवेज पर या बाकी जगह पर बाद में सेल किए जा सके। तो इससे आउटकम क्या निकला है? पहले तो जो उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और नई टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट दी जा रही है उससे क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है कम टाइम में। फिर नॉइज ज्यादा होती थी पहले, इन इक्विपमेंट से नॉइज बहुत कम हो गई है और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले हैं उनको। ठीक है, और इससे क्या है, पावर कंजप्शन भी कम हो रही है। Next news is decarbonizing transport, international project to develop pathway to low carbon dioxide mobility for India. Students, ये environment के related एक न्यूज है। ये decarbonizing transport जो है, ठीक है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इसको कौन कर रहा है? ये नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम क्या है? ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, ये एमिशंस के रिलेटेड एक थिंक टैंक है। ठीक है, पॉलिसी बनाते हैं ये लोग। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया है और उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या चीज है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? ये लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के और क्या है, एक तरह से पाथवे है कि कैसे इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम लो कार्बन बनाया जाए, कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो, हमारे एनवायरनमेंट को जो बुरे नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं ये एमिशन से वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, एक पाथवे है लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर जो इंडिया है। तो इंडिया ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का मेंबर है 2008 से। ठीक है, ये जो ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया, तो इसका मंतव्य क्या है? तो ये जो इंडिया के सारे ट्रांसपोर्ट और क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, मतलब जो लोग क्लाइमेट के साथ या ट्रांसपोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होंगी या क्लाइमेट ग्रुप्स होंगी, उनको सबको ये जो लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये क्या है, जो ये प्रोजेक्ट होगा ये हमें इनपुट्स प्रोवाइड करेगा कि इंडिया की ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, और किस तरीके से जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इट विल डिजाइन अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, ये इंडिया के लिए स्पेसिफिक एक एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाएगा कि जो हमारे व्हीकल से ये कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस की एमिशंस हो रही है उसको किस तरीके से असेस किया जा सके, उसके लिए एक इंडिया स्पेसिफिक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ये क्या करेगा, हमारी गवर्नमेंट को करंट और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के बारे में जानकारी देगा और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो सकती हैं फ्यूचर में, ये सब जानकारी गवर्नमेंट को देगा ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग में इस डाटा को इंक्लूड कर सकें। स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो क्या है, जो ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया है ये एक वाइडर इन्होंने बनाया है प्रोजेक्ट, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट उसी का पार्ट है। ठीक है, it is a part of decarbonizing transport in emerging economies family of projects which supports transport decarbonization across various world regions। तो ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये बहुत सारे वर्ल्ड के रीजन्स में काम कर रहा है, जैसे इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब जगह पे किस तरीके से जो व्हीकुलर एमिशन है उसको डीकार्बोनाइज किया जाए इसके बारे में काम हो रहा है। तो जो ये DTEE है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ साथ वपर्टल इंस्टीट्यूट के बीच में कोलैबोरेशन से बना हुआ है। जो वपर्टल इंस्टीट्यूट है वो जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री के इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के अंदर आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ITF की। ITF क्या है, ये OECD के
अंदर एक थिंक टैंक है जिसके के 16 मेंबर कंट्रीज मेंबर हैं, ठीक है। दिस एक्ट्स एज ए थिंक टैंक फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेस द एनुअल समिट फॉर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स। ITF is the only global body that covers all transport modes. ITF is administratively integrated with OECD yet politically autonomous. ठीक है, जो ITF है ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से तो वो OECD के साथ इंटीग्रेटेड है, पर ये पॉलिटिकली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ये एक तरह का थिंक टैंक है जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाता है और हर साल जितने भी देशों के इसके मेंबर नेशंस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स रखी जाती हैं, समिट्स रखी जाती हैं, ठीक है। ITF जो है ये हर तरीके के ट्रांसपोर्ट मोड को कवर करता है, ठीक है। ये ग्लोबल डायलॉग ऑर्गेनाइज करता है कि किस तरीके से जो पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट है उसको बेटर करवाया जा सके, ठीक है। और उस पर डिस्कशंस होती हैं, प्री नेगोशिएशंस होती हैं कि किस तरीके से सारे देश अपनी पॉलिसी बनाएं। ITF क्या करता है, ट्रेंड्स को एनालाइज करता है, नॉलेज को शेयर करता है एंड प्रमोट्स एक्सचेंज अमंग ट्रांसपोर्ट डिसीजन मेकर्स एंड सिविल सोसाइटी कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और क्या नॉलेज है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, वो सब चीजों को शेयर किया जाता है, ठीक है। अब हम OECD के बारे में देखते हैं। OECD क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके 37 मेंबर कंट्रीज हैं। ये 1971 में फॉर्मुलेट की गई थी। इसका मंतव्य क्या है, टू स्टिमुलेट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। तो OECD के मेंबर्स जनरली क्या है, हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, अमीर देश हैं सारे जिनका HDI काफी हाई होता है। और ये 37 मेंबर नेशंस क्या है, ग्लोबल GDP का 62% इन्हीं का है, ठीक है। नेक्स्ट इज PM पेज ट्रिब्यूट टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन हिज पुण्यतिथि। स्टूडेंट्स क्या है, जैसे आपने सुना ही होगा इस गवर्नमेंट के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है जैसे, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे मिशन ये लोग इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, तो उस वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये क्या थे, इंडियन पॉलिटिशियंस थे और एकेडमिशियंस थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और सप्लाई के तौर पे काम भी किया था, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गए। ये RSS के मेंबर थे और इन्होंने भारतीय जनसंघ की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। तो जो भारतीय जनसंघ है स्टूडेंट्स, ये प्रीडिसेसर है भारतीय जनता पार्टी का। तो एक तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज PM ग्रीट्स पीपल ऑन अशदी बीच, द कच्छी न्यू ईयर। जो गुजरात का कच्छ रीजन है उसमें क्या है, ये अब आपने सुना होगा कि अभी ये देसी महीना या इंडियन मंथ चल रहा है असाद का, असाद या इसको कई लैंग्वेजेस में हार्ड भी बोल देते हैं। तो जो अशदी बीज होता है दिन, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको कच्छ का न्यू ईयर माना जाता है, ठीक है। तो इस ओकेजन पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने कच्छी कम्युनिटी को जो है अपने ग्रीटिंग्स दी हैं। तो जो ये कम्युनिटी है कच्छ, गुजरात के कच्छ एरिया के रहने वाले लोग हैं, वो अपने कल्चर के लिए और ब्रेवरी के लिए बहुत माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑन क्लेम्स ऑफ पतंजलि आयुर्वेद रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो पतंजलि आयुर्वेद है उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने COVID-19 का इलाज ढूंढ लिया है, ठीक है। और 7 से 8 दिनों में जैसे मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का न्यूज का कॉग्निजेंस लेते हुए, ठीक है, क्या किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक स्टेटमेंट इशू की है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि जो ये क्लेम किया जा रहा है पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा, तो उसके फैक्ट्स क्या हैं, वो किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, क्या उन्होंने टेस्ट्स किए हैं एक्सेट्रा, जो मतलब जो उनके क्लेम्स है उसके पीछे में कुछ, उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं और उनकी क्या डिटेल है, क्या कुछ साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट की गई है कि नहीं, तो ये सब उनको कुछ नहीं पता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का क्या कहना है कि जो क्लेम को प्रूव करने वाले फैक्ट्स हैं या साइंटिफिक स्टडी है, दैट इज नॉट नोन टू अस, ठीक है। तो उन्होंने जो ये कंपनी है, कंसर्न्ड कंपनी है जिन्होंने ये क्लेम रखा था, उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर आप
एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, तो ये सारे दे कम अंडर द प्रोविजंस ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954, ठीक है, एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तरीके से जो आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद को ये कहा है कि अगर आप ऐसे कुछ मिसलीडिंग या फॉल्स क्लेम्स करेंगे, कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट्स करेंगे जिसके पीछे की जो साइंटिफिक स्टडी है या फैक्ट्स है वो हमें पता नहीं है, तो ये जो है सब सारा मैटर ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की प्रोविजन के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्या है, पतंजलि आयुर्वेद को ये बोला गया है कि आप अर्लीस्ट जितना जल्दी हो सके, ठीक है, उतने जल्दी आपने क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करनी है कि क्या कंपोजिशन है आपकी मेडिसिन की, ठीक है, कौन सी साइट है, हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे आपने रिसर्च स्टडी की है, ठीक है, क्या सैंपल लिया था, कितने सैंपल पे आपने रिसर्च स्टडी की, ठीक है, क्या प्रोटोकॉल्स थे आपके, क्या एथिक्स फॉलो किए गए, और क्या आपने इंस्टीट्यूशनल एथिक्स क्लियरिंग कमेटी की क्लियरेंस ली है कि नहीं ली है, ठीक है। और साथ के साथ उनको ये बोला गया है कि स्टॉप एडवर्टाइजिंग पब्लिसाइजिंग सच क्लेम्स टिल द इशू इज ड्यूली एग्जामिन्ड। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जब तक ये इशू पूरा एग्जामिन नहीं हो जाता, जब तक ये पता नहीं लग जाता कि कैसे उस पर रिसर्च की गई है, कहाँ पर रिसर्च की गई है, कितना सैंपल साइज था। सैंपल साइज होता है स्टूडेंट्स के जब टेस्टिंग की जाती है कितने लोगों पे टेस्टिंग की गई है। अगर उन्होंने जैसे 5-6 लोगों को ये दवाई खिलाई और वो 5-6 लोग ठीक हो गए, तो हम इस जो है पूरे प्रोसीजर को वो पूरा ऑथेंटिक नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि क्या पता वो लोग वैसे ही ठीक होने वाले थे। तो ये सब जो चीजें हैं, सैंपल साइज, प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पतंजलि आयुर्वेद को ये बोला गया है कि जब तक पूरे क्लेम्स वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आप ये एडवर्टीजमेंट जो है ये मिसलीडिंग है और इसको बंद करेंगे। और इसके साथ ही जो ये इस कंसर्न डायरेक्ट आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसके पास उत्तराखंड गवर्नमेंट का लाइसेंस है, तो उनसे लाइसेंस भी मांगा गया है। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है ये क्या है। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है जो कि ड्रग्स के रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट है उसको कंट्रोल करता है। इट प्रोहिबिट्स एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड रेमेडीज दैट क्लेम टू हैव मैजिकल पावर्स एंड मेक्स डूइंग सो ए कोग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए जैसे अभी तक क्या है, कोविड-19 का कोई इंजेक्शन या कोई प्रॉपर मेडिसिन आ नहीं पाई है इसमें, अभी तक हमारी होंद में नहीं आई है, या एड्स का देख लें या कैंसर का देख लें, ठीक है। तो जिन चीज़ों की कोई श्योर शॉर्ट मेडिसिन नहीं है, तो उन चीज़ों के बारे में अगर ऐसे क्लेम्स किए जाए, एडवर्टीजमेंट किया जाए कि हाँ हम आपकी ये चीज़ इतने टाइम में ठीक कर देंगे, जैसे कोरोना इतने टाइम में ठीक कर देंगे, तो क्या है ये सारा कुछ ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर आता है। ये एक्ट, ये जो एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, जो मैजिकल प्रॉपर्टीज को या कोई और तरीके से किसी बीमारी को ठीक करने की बात होती है, ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट्स को, गलत एडवर्टीजमेंट्स को रोकता है ताकि लोग बहकावे में ना आ सके। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि रोड साइड पे बहुत छोटे छोटे ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं, छोटी छोटी ऐसी दुकानें होती हैं कि आपका ये वाली बीमारी इतने टाइम में ठीक कर देंगे, मैजिक के द्वारा ठीक कर देंगे, या आपको ताबीज़ बनाकर ठीक कर देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत इसको कोग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है, ठीक है। तो पुलिस कभी भी इन फॉल्स क्लेम्स करने वालों को अरेस्ट कर सकती है। तो ये क्या करता है, मैजिक रेमेडी को प्रोहिबिट करता है ये वाला एक्ट। और मैजिक रेमेडी में ये तलिस्मान, मंत्र, एमुलेट मतलब ताबीज, मतलब इन सब चीजों को मैजिक रेमेडी के अंतर्गत ही मानता है। और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मिरेकुलस पावर्स क्लेम की गई हों, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन ऐसे बोले कि मेरे पास मिरेकल है कि मैं किसी चीज को क्योर कर सकता हूँ, किसी डिजीज को मिटिगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो ये लॉ है, इट प्रोहिबिट्स एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग्स एंड रेमेडीज फॉर इंड्यूसिंग मिसकैरेज एंड प्रिवेंटिंग कंसेप्शन ऑफ वुमेन, इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो ये कुछ
एरियाज हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट को इस एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया है, जैसे मिसकैरेज को प्रिवेंशन करना या कंसेप्शन के रिलेटेड जो ऐसे रोड साइड हमारे एडवर्टीजमेंट्स लगी होती हैं, ठीक है। फिर सेक्सुअल प्लेजर को इंक्रीज करने की या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करने की जो ये बिना किसी टेस्ट के ऐसे ही दवाइयाँ बेची जाती हैं, या किसी भी ऐसी डिजीज को क्योर करने की, डायग्नोज करने की या प्रिवेंट करने की जो कि इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन्ड हो। तो इस एक्ट के शेड्यूल में क्या है स्टूडेंट्स, 54 डिजीजेज ऐसी मेंशन की गई हैं, तो जिनका क्या था, जिनका कोई श्योर शॉट इलाज नहीं था, लेकिन इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए लोगों को ठगा जा रहा था, ठीक है। तो इनके रिलेटेड अगर कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट होगी वो सारे इस एक्ट के दायरे में आएंगे। लेकिन क्या है स्टूडेंट्स, ये 1954 का बना हुआ है। अब क्या है, जो 54 डिसीजेज इसमें मेंशन्ड हैं जिनका तब क्योर नहीं था, उनमें से क्या है, उनमें 14 डिजीजेज ऐसी हैं जिनका क्योर बन चुका है। तो ये एक्ट अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है, कि उन डिसीजेज को निकालना या फिर उसके बाद जो नई डिसीजेज आई होंगी उनको इस एक्ट के दायरे के अंदर लेकर आना। पहली बात तो ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा कि सोसाइटी में ऐसे मंत्र के द्वारा ठीक करने वाले, तलिस्मा या ताबीज के द्वारा ठीक करने वाले बहुत हमें मिल जाते हैं, और जिनके कारण कई बार भोली भाली जनता इनकी बातों में आ जाती है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि इस एक्ट के अंदर जो है एडवर्टीजमेंट को या इलाज करने को कोग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। तो कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये पुलिस ऑफिसर को, इस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वारंट के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सके और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सके, विद और विदाउट द परमिशन ऑफ ए कोर्ट। कि अगर उसे परमिशन ऑफ कोर्ट मिलेगी तब भी ठीक है, अगर परमिशन ऑफ कोर्ट नहीं मिलेगी तब भी वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। उसके विपरीत क्या होता है, जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो वारंट के बिना किसी को अरेस्ट कर ले। उसमें क्या है, वारंट चाहिए ही चाहिए। जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो सारे कोग्निजेबल के अंडर आते हैं, जिसमें क्या है 3 साल या ज्यादा की जनरली सजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा ये न्यूज है कि सीबीआईसी एनेबल्स एंड टू एंड पेपरलेस एक्सपोर्ट्स अंडर तुरंत कस्टम्स। उन्होंने अपनी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है तुरंत कस्टम्स। उसके अंदर क्या है, पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है, फेसलेस और पेपरलेस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। कि जब भी जो कस्टम है वो किसी चीज के एक्सपोर्ट को अलाउ करेंगे तभी क्या होगा कि एक क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल उस एक्सपोर्टर को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, उस एक्सपोर्टर को बार बार कस्टम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब उसका कस्टम ऑफिस ने उसके एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया, साथ के साथ ही उसको ईमेल के द्वारा या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बिल जनरेट करके भेज देंगे। तो ये हैसल कम हो रही है इससे। तो इस ये जो है, इस मूव से क्या हुआ है, तो जो कस्टम एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें एंड टू एंड फुली इलेक्ट्रॉनिक किया जा चुका है, ठीक है। तो सीबीएसआईसी का एक कमिटमेंट है फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ठीक है। इन सबको जो तुरंत कस्टम प्रोग्राम जो है इन सबको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि कॉन्टैक्टलेस जो एक्सपोर्टर है उसको उसमें कस्टम ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पेपरलेस क्योंकि जो बिल है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किया जा रहा है, और फेसलेस कि अब जो है बायसनेस की जो चांस है वो कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई ऑफिशियल या ये कस्टम्स का कोई ऑफिशियल किसी के साथ भेदभाव कर सकेगा, ठीक है, कि फेस देख के जान पहचान वाले का काम कर दिया, दूसरे का किया नहीं। इस तरीके से क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए टाइम और एफर्ट और कॉस्ट दोनों को इंप्रूव किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का इनिशिएटिव क्या था, 15 अप्रैल को इंपोर्ट्स के एरिया में भी लॉन्च किया गया था। तो अभी क्या था कि पेपर प्रिंट आउट लेना पड़ता था डॉक्यूमेंट्स का, तो पेपर प्रिंट आउट का प्रोविजन भी अब इनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री वर्चुअली लॉन्चेस युक्ति 2 प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है स्टूडेंट्स।
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो युक्ति प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है, वो HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और साथ ही श्री रमेश पोखरियाल का ये कहना था कि जो पहला था इसका प्लेटफॉर्म युक्ति था, अब इन्होंने युक्ति 2.0 लॉन्च किया है। तो युक्ति के जो आउटकम्स है उनको जल्दी ही क्या किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। तो युक्ति और युक्ति 2 के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो हमारे ये कोविड-19 के टाइम पे जो हमारे ऊपर त्रासदी आई है, डिफिकल्ट टाइम आया है, उसको किस तरीके से हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकें, उसमें से अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढें, ये हमें युक्ति 2 के द्वारा पता चलता है। युक्ति 2.0 क्या कर रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं तो उनमें से देखेगा कि किसका कमर्शियल पोटेंशियल है, ठीक है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेगा। युक्ति 1 जो था वो 11 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। जो अब वाला पोर्टल है युक्ति 2.0, दिस हैज बीन launched in the view of coronavirus. This portal extends to cover different dimensions of COVID-19 challenges in a very holistic and comprehensive way. ये पोर्टल क्या करेगा कि जो कोविड-19 के कारण चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बहुत ही होलिस्टिक और कम्प्रीहेंसिव टोटल तरीके से उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो इसके द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें और वो अपनी टेक्नोलॉजीज को और इनोवेशंस को एडवांस कर सकें। जो युक्ति 2 है जो वो युक्ति का ही आगे का एक्सटेंशन है, लॉजिकल एक्सटेंशन है उसका। युक्ति 2 क्या करेगा, इनोवेशन के कल्चर को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर के कल्चर को। और इससे गवर्नमेंट को ये भी पता चल सकेगा कि इनोवेशन इकोसिस्टम कैसा है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। मिनिस्ट्री क्या करेगी, जितनी हो सकेगी इनोवेशंस को वो बढ़ावा देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए जितना सपोर्ट हो सकेगा वो करेगी, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।